नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। प्रबंधन के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद में आज हम प्रबंध के उद्देश्य वाले टाइटल पर यहाँ पर हैं, है ना। और इसमें भी कुछ क्वालिटी वाले क्वेश्चंस बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ में यहाँ पर प्रबंध के स्तर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस बहुत शानदार वाले प्रीवियस ईयर की एग्जाम में आए हैं और उनको अपने को कहीं ना कहीं इसमें आज के इस लेक्चर से क्लियर करना है। तो जब प्रबंधन के उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो इसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जहां पर संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं। तो उसी कड़ी में सबसे पहले कि जब हमारे पास यदि किसी संगठन में काम कर रहे होते हैं तो उसके संदर्भ में जो प्रबंधन होगा उसके क्या उद्देश्य होंगे। तो यहाँ पर इसमें संगठनात्मक उद्देश्य का अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानव संसाधन और भौतिक संसाधन। जैसे मान लो अगर कोई सरकारी अस्पताल है तो सरकारी अस्पताल में जो मानव संसाधन होंगे वहाँ के प्यून से लेकर के वहाँ के बड़े से बड़े डॉक्टर तक, सीएमएचओ तक। और भौतिक संसाधनों की अगर अपन बात करें तो भौतिक संसाधन का मतलब जो भी वहाँ पर उस अस्पताल में, उस हॉस्पिटल में जो उपकरण लग रहे होंगे, जो डिवाइसेस लग रही होगी, वो सब कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आती हुई दिखाई देगी। का उचित प्रयोग कर लाभ अधिकतम करना, मतलब अपने पास यहाँ पर मैनेजमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट चलता है उसमें यहाँ पर बात आती हुई दिखाई देती है, वो है इसमें लाभ को अधिकतम करना। जो इसमें यहाँ पर बात आती है मैन, वो क्या है इसमें, तो उसमें है लाभ को अधिकतम करना, है ना। तो जब अगर हम यहाँ पर लाभ को अधिकतम करने की अगर बात करते हैं तो वो कब होगा, तो जब हम मानव संसाधनों का, इट मीन्स यहाँ पर जितने भी ह्यूमन काम करने वाले हैं और जो हमारे पास यहाँ पर भौतिक संसाधन है, जो भी हमारे पास यहाँ पर फिजिकल उपकरण होते हैं, उन सब का बढ़िया तरीके से उपयोग करके हमको यहाँ पर लाभ को अधिकतम करना है। अब इसमें यहाँ पर उन्होंने कहा कि करने से है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में उचित करने से है जीवित रहना, लाभ अर्जित करना, वृद्धि में विस्तार करना। मतलब एक तो संगठन यदि बनाया है तो उसका लंबे समय तक जीवित रहना भी जरूरी है। यदि संगठन बना है तो वो लाभ भी अर्जित करे, और यदि संगठन बना है तो वो दिन प्रतिदिन वृद्धि करे, वो दिन प्रतिदिन विस्तार करे। इसी बात को लेकर के यहाँ पर आपके पास संगठनात्मक उद्देश्य आता है। वृद्धि और विस्तार के अंतर्गत जैसे यदि कंपनी, किसी संगठन की बिक्री, कर्मचारियों की संख्या और पूंजी में वृद्धि होती है तो यह इसके विकास का प्रतीक है। देखो, जब भी कोई संगठन बनाता है तो अल्टीमेट ये है कि उसने कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है तो वो लंबे समय तक जीवित रहना उसका जरूरी है, वो लाभ भी अर्जित करता रहे, क्योंकि घाटे में एक निश्चित समय तक ही आप चला सकते हो, उसके बाद आप उसको नहीं चला सकते। और उसके साथ साथ में यहाँ पर वो लगातार अपना वृद्धि करता रहे, विकास करता रहे। इसीलिए जब कंपनियों के रिजल्ट आते हैं, परिणाम आते हैं, तब आपने इस प्रकार की बातों को उसमें वहाँ पर देखा है ना। चलते हैं यहाँ से आगे। फिर आता है सामाजिक उद्देश्य। एक संगठन था, संगठन के लेवल पर यदि कोई कंपनी खड़ी की है, यदि कोई संगठन खड़ा किया है, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है तो उसका सामाजिक उद्देश्य भी होता है। इससे अभिप्राय सामाजिक हित को ध्यान में रखने से है। कोई भी व्यवसाय समाज का अभिन्न अंग होता है, इसकी स्थापना इसी समाज में होती है। भाई जैसे रिलायंस है, टाटा है, अंबानी है, बिरला है, अडानी है, ये सारे जो आपके व्यवसाय जो खड़े हैं, कहीं ना कहीं हम इस बात को लेकर के यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनका कनेक्शन समाज से है। क्योंकि अल्टीमेट जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो कहाँ से मिलेंगे, तो ग्राहक भी समाज का ही हिस्सा होता है। अतः समाज के प्रति हर व्यवसाय के कुछ न कुछ दायित्व होते हैं। नंबर 1 क्या दायित्व है, तो उसने कहा कि कम कीमत पर गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध कराना। यदि आपने संगठन एस्टेब्लिश किया है, यदि आपने संगठन एस्टेब्लिश किया है तो उसमें क्वालिटी वाली चीज़ें हो, और क्वालिटी वाली चीज़ें जब अगर आप दे रहे हो तो उसमें भी वहाँ पर बात आती है कि उसकी जो लागत होती है, उसकी जो कॉस्टिंग होती है, वो कम होनी चाहिए। तो कम कीमत पर गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध कराना, ये आपके सामाजिक उद्देश्य में से एक उद्देश्य है इसका। दूसरा, एक आपका ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाएं। मतलब जब भी अगर हम यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सेटअप अगर ला रहे हैं तो उसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए उत्पादन करने की बात यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ में यदि आप संगठन बना करके चल रहे हैं, यदि आप प्रबंधन मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, तो आपका दायित्व तो सामाजिक रूप से ये भी बनता है कि लोगों को रोजगार मिले, है ना। तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, करों का ईमानदारी से और समय पर भुगतान करना। क्योंकि आपके ऊपर जब अगर आप कर देंगे तो उसी कर से गवर्नमेंट जो होती है, सरकार होती है, जो गरीब वर्ग होता है, जो पुअर वर्ग होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं
उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर कल्याणकारी योजनाएं लाती है। तो इसलिए करों का ईमानदारी से और समय पर भुगतान करना, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा जीवन स्तर में सुधार करना, इसके साथ साथ में जो भी ह्यूमन बीइंग की नीड होती है उसकी कहीं ना कहीं पूर्ति करना होता है और जीवन स्तर में लगातार कहीं ना कहीं सुधार करने की बात आती हुई दिखाई देती है। इसके साथ में देखें यहाँ पर तो किसी भी संगठन के व्यक्तिगत उद्देश्य भी इसमें यहाँ पर होते हैं। तो व्यक्तिगत उद्देश्यों में क्या शामिल होता है, तो उसने कहा कि कर्मचारियों के हितों के ध्यान में रखने से है। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखने से इसका कहीं ना कहीं मीनिंग लिया जाता है। नंबर 1, कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिले। व्यक्तिगत हित इट मीन्स कर्मचारियों को, भाई वो जब काम कर रहा है, लेबर अगर आपके यहाँ दे रहा है सुबह से शाम या 8 घंटे की 12 घंटे की ड्यूटी दे रहा है, तो आपका हमारा दायित्व तो बनता है कि उसको जो रेम्युनेशन मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, वो उचित मिले। कर्मचारियों की व्यक्तिगत वृद्धि हो, मतलब उनके समय समय पर प्रमोशन भी होने चाहिए। कार्य करने का अच्छा वातावरण मिले। कार्य करने का ये भी जो है प्रबंधन का, मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है। नहीं तो पता चले कि आपस में एक दूसरे की टांगों को खींचने में वहां पर लगे पड़े हुए हैं, है ना। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना, उनको मेडिकल इंश्योरेंस आदि की जो है फैसिलिटी देना, ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो जब अगर आप यहाँ पर प्रबंधन के उद्देश्यों को अगर आप देखते हैं इसमें, तो उन्होंने कहा कि संगठनात्मक उद्देश्य जो किसी कंपनी के लिए है, सामाजिक उद्देश्य जो समाज को ध्यान में रख करके, और व्यक्तिगत इट मीन्स वहां पर काम करने वाला कर्मचारी। तो इसमें तीनों बातें आ गई, कर्मचारी भी आ गया, समाज भी आ गया, और इसके साथ साथ में यहाँ पर संगठन भी आता हुआ दिखाई दिया। तो इसलिए इस बात को थोड़ा सा इसमें यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपसे कहीं गलत ना हो, है ना। प्रबंधन के स्तर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बहुत शानदार वाला पॉइंट है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से किसी न किसी के सेट में एक दो प्रश्न मिलते ही हैं। और केवल यहाँ पर अपने को जो है उसमें क्या करना है, तो अपने को केवल माइंड सेट करना है। हम सब जानते हैं कि सीईओ क्या होता है, उस कंपनी में जो मिडिल मैन होते हैं काम करने वाले वो क्या होते हैं, और उस कंपनी में सबसे नीचे के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि जब हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे तो टॉप मैनेजर होगा, मिडिल मैनेजर होगा और फर्स्ट लाइन मैनेजर होगा। अब इस बात को एक आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान रख लेना कि इसमें यहाँ पर आया फर्स्ट लाइन मैनेजर। इसका मतलब है कि फर्स्ट लाइन मैनेजर वो है जो सबसे नीचे की पंक्ति के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जो सबसे ऊपर की तरफ बैठा हुआ है, जो सीईओ है, जो प्रेसिडेंट है, जो डायरेक्टर है, वो टॉप मैनेजर का हिस्सा है। तो कहीं यहाँ पर अंग्रेजी के नाम की वजह से आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, इस बात को आपको इसमें यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। तो जो टॉप मैनेजर होगा और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होगा, तो टॉप मैनेजर इट मीन्स सबसे टॉप की कुर्सी पर बैठा हुआ सीईओ डायरेक्टर। फर्स्ट लाइन मैनेजर है, इसका मतलब है कि जो सबसे नीचे की पंक्ति में जो लोग हैं उनके साथ खड़ा हुआ मैनेजर, है ना। अब इसमें यहाँ पर इनका क्या क्या जो काम होता है, इसका क्या काम होता है और इसका क्या काम होता है, वो अपन उधर की तरफ वहाँ पर कहीं ना कहीं उसमें वहाँ पर डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं। फिर भी जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसमें देख लें कि सेट ऑब्जेक्टिव, इसके एनवायरनमेंट, प्लान एंड मेक डिसीजन, मतलब उद्देश्य क्या होंगे, एम क्या होंगे, लक्ष्य क्या होंगे, इसके साथ में एनवायरनमेंट कैसा होगा, और उसके साथ साथ में वहाँ पर प्लानिंग हमारी क्या होगी, हम निर्णय कैसे लेंगे, निर्णय क्या बनाएंगे। इस प्रकार की जो बातें होती है वो सबसे टॉप मोस्ट का जो व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठा हुआ है, उस प्रबंधन में बैठा हुआ है, उसका हिस्सा यहाँ पर होता है। मिडिल मैनेजर क्या काम होता है, तो उनका अलोकेट रिसोर्सेस, ओवरसीज फर्स्ट लाइन मैनेजर, उसके साथ में रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज। इसको वैसे याद कर सकते हो कि जो टॉप मैनेजमेंट है और जो फर्स्ट लाइन का जो मैनेजर है, इसके मध्य की जो कड़ी होती है वो मिडिल मैनेजर के पास है। वो इधर भी रिपोर्टिंग करेगा और इनको भी कहीं ना कहीं गाइड करता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, जो भी उस कंपनी में, उस संस्थान में, उस संगठन में जो काम किए जा रहे होंगे, उनकी जो एक्टिविटियां होगी उनको कोऑर्डिनेट करना, ये किसका काम होगा, तो ये फर्स्ट लाइन मैनेजर का काम है। सुपरवाइज एम्प्लॉइज, मतलब जो एम्प्लॉय होंगे, जो कर्मचारी होंगे,
उनको कहीं ना कहीं पर्यवेक्षण देना, उनको निरीक्षण करना। रिपोर्ट टू मिडिल मैनेजर, मतलब इसका काम है कि ये जो है अपने मिडिल मैनेजर को बताएगा। इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशन, मतलब जो दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां होती है भाई, ये जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा, जो प्लान बनाएगा, ये इसका लंबे समय का काम है। लेकिन जब अगर हम यहाँ की अगर बात करते हैं तो जो फर्स्ट लाइन जो मैनेजर होता है वो डे टू डे ऑपरेशन, मतलब प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं उससे कहीं ना कहीं जुड़ा है। अगेन बता रहा हूं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट से शानदार वाले क्वेश्चन आते हैं। यदि आप किस थीम बना लोगे तो इसमें आपके लिए कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है कि आपसे यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बने। इसमें मैंने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझाने के तरीके में ये लिया कि पहले इंसुलेटर मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डाले, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उन क्वेश्चंस के आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद फिर वापस अगेन टॉप मैनेजर्स क्या होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या होते हैं और फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को अपने को देखना है, डिस्कस करना है ना। तो यहां पर जब अगर अपन आगे चले तो व्हाट डू यू नो, मतलब आप क्या समझते हैं इसमें। तो नौकरी के वर्गीकरण, जैसे सीईओ, जैसे मान लो अगर सीईओ हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हैं या कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं। अब देखो, मतलब अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर है, अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, किसी कंपनी का कोई सीईओ है, तो उन्होंने कहा कि ये टॉप मैनेजर वाले लोग हैं या फिर ये जो है मिडिल लेवल वाले मैनेजर हैं या फिर ये फर्स्ट लाइन मैनेजर हैं। तो इसमें अगर आप जजमेंट, जैसे आपने केवल उस पिक्चर को देखा तो इसके बिहाफ पर आप अपना जजमेंट यहाँ लगा सकते हैं कि ये किसका हिस्सा होंगे। देखो, जैसे आपके पास ऑप्शन आया कि ये शीर्ष प्रबंधक हैं, मतलब टॉप लेवल वाले, ये मिडिल लेवल वाले मैनेजर हैं, ये आपके पास यहाँ पर निम्न लेवल मतलब फर्स्ट लाइन मैनेजर हैं, और चौथा ऑप्शन तो उन्होंने यूँ बना दिया कि ये पर्यवेक्षक हैं, ये सुपरवाइजर हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए तब आप इसका उत्तर क्या दोगे। वेरी गुड, बिल्कुल इस सेंस में अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो आंसर जाएगा, क्योंकि सीईओ इट मीन्स डिसीजन कर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहा है। प्रेसिडेंट आपके जो है वो मेन प्लानर है, जो वाइस प्रेसिडेंट है मेन प्लानर है ना। कार्यकारी निदेशक जो डायरेक्टर बैठा है वो मेन प्लानर है, वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने वाला व्यक्ति है। इसलिए इसका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा वो है इसमें शीर्ष प्रबंधक के रूप में अपन यहाँ देखते हैं। दूसरा अगर अपन यहाँ पर देखें तो उसने कहा सॉफ्ट फ्लोर कार्यकर्ता, मतलब नीचे लेवल के कार्यकर्ता की बात करें, निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये टॉप लेवल वाले लोग हैं, ये मिडिल लेवल वाले लोग हैं, ये निम्न स्तर के प्रबंधक हैं, या फिर ये आपके पास दल के नेता हैं। तो जब अगर आप सॉफ्ट फ्लोर कार्यकर्ता की बात अगर करें, जो सबसे नीचे की तरफ अगर बात आती हुई दिखाई देती है तो उसके साथ जोड़, क्योंकि देखो इसको तो अपने को लेना नहीं है, हम यहाँ पर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास 3 है। टॉप लेवल का हो नहीं सकता क्योंकि जो सबसे नीचे की पंक्ति में काम करने वाले व्यक्ति से आपका सीईओ जुड़ा हुआ, वहां पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ वो नहीं है। मिडिल स्तर की बात नहीं है। तो सॉफ्ट फ्लोर कार्यकर्ता की अगर अपन देखें तो इसमें बिल्कुल सही इसका आंसर यहाँ पर जाएगा, वो है आपके पास निम्न स्तर का प्रबंधक। फिर यहाँ से अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो उन्होंने कहा कि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना और कार्यनीतियों को लागू करने हेतु तो थोड़ा विचार करना है। उसने कहा संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना और कार्यनीतियों को लागू करने हेतु निम्न में से कौन जिम्मेदार है ना। तो अब यहाँ पर इसमें यहाँ ध्यान रखना, लक्ष्यों को बनाने नहीं, प्राप्त करने के लिए, योजना और कार्यनीतियों को लागू करने के लिए कौन होगा इसमें जिम्मेदार। तो उसने कहा कि जो मिडिल लेवल का जो मैनेजर है वो जिम्मेदार इसमें होगा, या फिर आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर होगा वो इसमें यहाँ पर हैं, या फिर अधिकारी इसमें हैं, या फिर आपके पास तकनीकी पर्यवेक्षक। तो जब भी इस प्रकार की बात आए कि प्राप्त करने के लिए, योजना और कार्यनीतियों को लागू करने के लिए, तब ऐसी स्थिति में आपके पास यहाँ पर जो मिडिल लेवल का जो मैनेजर होगा वो इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। अब यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर बढ़े तो उसने कहा कि एक संगठन, अगर एक संगठन है या एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले, एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए कौन जिम्मेदार हैं। तो इसमें यहाँ पर आंसर आया कि क्या इसका उत्तर शीर्ष प्रबंधक होगा, क्या इसका उत्तर विभाग के प्रमुख होंगे, क्या इसका उत्तर पर्यवेक्षक होंगे, क्या इसका उत्तर कनिष्ठ अधिकारी होंगे। तो इसमें से जो है आप इसका आंसर यहाँ पर क्या देंगे।
तो बड़े फैसले इट मीन्स यहाँ पर लक्ष्य हो गए, बड़े फैसले इट मीन्स यहाँ पर इसके उद्देश्य हो गए। तो इसको डिसाइड करने के लिए बिल्कुल सही इसका आंसर आपके पास यहाँ पर जो जाएगा वो क्या है, तो इसमें जो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। तो इसका आंसर आपके पास है शीर्ष प्रबंधक। इसी कड़ी में ये क्वेश्चन जो है एक बार आया भी है कि फर्स्ट लाइन या प्रथम पंक्ति प्रबंधक कौन है। फर्स्ट लाइन ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसने कहा कि वो प्रबंधक जो संगठन और ग्राहकों या जनता के बीच संपर्क का पहला बिंदु है, वो प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। जब एक गैर प्रबंधकीय कर्मचारी पदोन्नत होकर पहली बार अधिकारी बनता है, एक प्रशिक्षु या नौसुखिया या एक प्रशिक्षणार्थी, तो इसमें यहाँ पर उसने कहा कि फर्स्ट लाइन या प्रथम पंक्ति प्रबंधक कौन है। तो इसका आंसर इसमें यहाँ पर क्या जाएगा, तो उसने कहा कि जो एक प्रशिक्षु है, एक जो नौसिखिया है या जो एक प्रशिक्षणार्थी है, उसके साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो फर्स्ट लाइन पंक्ति के प्रबंधक के रूप में कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई देते हैं, है ना। फिर यहाँ से चले इसमें तो आगे की तरफ एक और, निम्नलिखित में से कौन से कौशल प्रथम स्तर के प्रबंधकों के लिए अहम होते हैं तथा उनमें विधियां, प्रक्रियाओं तथा क्रिया विधियों से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी और उनकी दक्षता शामिल होती है। ए, तकनीकी बातें फर्स्ट लाइन के पास होनी चाहिए, मतलब टेक्निकल बंदा होना चाहिए, या वो डिजाइन वाला होना चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला होना चाहिए, या फिर वो मानव होना चाहिए। तो मानव की आवश्यकता नहीं, प्रशासनिक की आवश्यकता नहीं, डिजाइन की आवश्यकता नहीं। जो फर्स्ट लाइन का जो व्यक्ति होगा वो कैसा होगा, तो वो टेक्निकल रूप से कहीं ना कहीं मजबूत होना चाहिए, है ना। अब चलते हैं यहाँ से इनकी बातों को, जो अपन ने जनरली इसमें ऐसा देखा कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो इसलिए पहले यहाँ पर उसके सेलेक्टेड मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे, और अब यहाँ पर अगेन बात हम आगे की तरफ बढ़ें तो जो इसकी थ्योरी है वो देख लेते हैं। टॉप मैनेजर, यह संगठन के सबसे बड़े अधिकारी, नो डाउट। इन्हें आमतौर पर चेयरमैन, बिल्कुल सही बात है, मुख्य अधिकारी, प्रधान, उप प्रधान आदि नामों से पुकारा जाता है। इनके कार्य निम्न हैं। विभिन्न विभागों में एकता और सामंजस्य स्थापित करना, क्योंकि अगर टॉप मोस्ट के लेवल पर अगर बैठा हुआ है तो विभिन्न विभागों के मध्य एकता और सामंजस्य करना भी जो किसका काम होगा, तो ये काम होगा टॉप लेवल के मैनेजर का। उद्देश्यों को निर्धारित करना, बिल्कुल सही बात। अब देखो यहाँ पर इसके 2-3 पॉइंट और हैं, उसमें अगर देखें कि टॉप लेवल में कौन, तो उसने कहा कि पॉलिटिकल रूप से जो कैबिनेट मंत्री होता है, पॉलिटिकल रूप से जो राज्य मंत्री होता है, वो इसका हिस्सा है। प्रशासनिक स्तर पर जो चीफ सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटरी है, या जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ये कहीं ना कहीं उद्देश्य या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही बैठे हुए हैं, है ना। तो ये सब सारे इसमें यहाँ पर बाई चांस अगर आ जाए कि किसी संगठन में अगर या किसी विभाग में कोई कैबिनेट मंत्री हैं, तो वो कैबिनेट मंत्री किसका हिस्सा होगा, राज्य मंत्री किसका हिस्सा होगा, या प्रशासनिक स्तर पर अगर चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी है तो किसका हिस्सा होगा, तो आपको जवाब देना है कि वो टॉप मैनेजर्स का हिस्सा होगा। इसके अलावा इसमें यहाँ पर इसमें क्या क्या था, 2 गतिविधियाँ अपन ने यहाँ पर देखी, उद्देश्य निर्धारित करना, तीसरा व्यावसायिक नीतियाँ तैयार करना, है ना, व्यावसायिक पर्यावरण तथा उनके प्रभावों का विश्लेषण करना, संगठन को चलाने के लिए धन की व्यवस्था करना और विभिन्न प्रकार के संसाधन जुटाना। ये टॉप लेवल के जो मैनेजर होते हैं उनके कहीं ना कहीं काम या इनके जो वर्क हैं वो इसमें यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। अब जो मिडिल स्टेल का मैनेजर होगा, जो बीच वाला होगा, जो फर्स्ट लाइन और टॉप के मध्य कड़ी के रूप में काम करेगा, है ना। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें कौन होते हैं, अगर इस प्रकार के ऑप्शन आ जाए कि जो ब्यूरो का अध्यक्ष है, जो मंडल अध्यक्ष है, जो अनुभाग अध्यक्ष है, जो जनसंपर्क अधिकारी है, जो लेखा अधिकारी है, वो इस प्रकार के टाइटल है, वो कौन है इसमें, तो वो यहाँ पर मिडिल मैनेजर के अंतर्गत आते हुए दिखाई देंगे। मध्य स्तरीय प्रबंधक को आमतौर पर विभाग का प्रमुख जो भी एचओडी है ना, क्योंकि वो टॉप मोस्ट पे और नीचे वाले लोगों के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है। परिचालन प्रबंधक आदि नामों से भी जाना जाता है। ये उच्च प्रबंधन के अधीन काम करते हैं। सीधी सी बात है कि अगर जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो इसका मतलब है कि वो उस कुर्सी में वहाँ पर टॉप पर बैठे हुए लोग हैं, तो उनके अधीन ही काम करने वाले जो लोग होंगे वो मिडिल लेवल के लोग होंगे। यह उच्च स्तरीय प्रबंधक तथा निम्न स्तरीय प्रबंधक के बीच की कड़ी है।
है ना, ये प्रश्न कई बार आया है, इसको ध्यान से आपको याद रखना है। उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा बनाई गई योजनाओं को लागू करना, उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा जो बनाई गई जो योजनाएं होती हैं उनको लागू करने का काम भी किनका है, मिडिल लेवल का मैनेजर। ठीक है, फिर आगे कर्मचारियों को उनका कार्य और दायित्व सौंपना, फिर इसमें यहाँ पर ये देखना कि उनके विभाग में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी है या नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है, तो ये मिडिल लेवल के कर्मचारी की जिम्मेदारी है। कर्मचारियों को प्रेरित करना और संबंधित विभागों का मार्गदर्शन या नेतृत्व करना, ये काम किसका होता है, तो ये मिडिल लेवल का जो मैनेजर है उसका ये काम होगा। फिर यहाँ पर निम्न स्तर या परिचालन प्रबंधन, फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन है इसमें, तो उन्होंने कहा कि निम्न स्तरीय प्रबंधन में फॉरमैन है ना, एक टाइटल आएगा यहाँ पर फंक्शनल फॉरमैन, जो सीधा जो है उनसे जुड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, जो इंस्पेक्टर है, जो सुपरवाइजर है, किसी भी कंपनी में आप देखना जो नीचे लेवल के जब लोग काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर किसी एक को सुपरवाइजर बनाते हैं, उस सुपरवाइजर के अंदर 15 से 20 लोग रहते हैं, उस इंस्पेक्टर के अंदर 10 से 15 लोग रहते हैं, जो ये देखते हैं कि काम प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं। और पर्यवेक्षक आते हैं, ये दिशा निर्देश के अनुसार काम करते हैं, इनको जैसी दिशा मिलती है उसके हिसाब से ये काम करते हैं। तो इसमें यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखेंगे कि जो लेवल 3 और जो लेवल 4 के अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं फर्स्ट लाइन मैनेजर हैं। आप इसको ऐसा देख सकते हैं कि जैसे अगर अपन सिविल सर्विसेज की अगर सहायता की अगर बात करें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वहाँ से आने वाले जो लोग होते हैं, वहाँ से आने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो टॉप मैनेजर होते हैं। जो अगर सिविल सर्विस इट मीन्स यहाँ पर MBPS आदि की सहायता से बात करें तो यहाँ पर सेकंड क्लास थर्ड क्लास दोनों के ही लोग आते हैं। तो जो सेकंड क्लास वाले जो लोग होते हैं वो आपके पास मिडिल लेवल वाले। जब अगर हम यहाँ पर आगे की तरफ अगर बात करें जिसमें उन्होंने कहा फर्स्ट लाइन है ना, निम्न स्तर के जो मैनेजर होते हैं तो वो इसमें यहाँ पर तृतीय वर्ग के और चतुर्थ वर्ग के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इसमें आएंगे, जिसे हम यहाँ पर एक और अन्य नाम से जानते हैं। इनका एक अन्य नाम क्या है, तो रैंक एंड फाइल एम्प्लॉय। इसे हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, तो रैंक और फाइल एम्प्लॉय के नाम से भी जानते हैं। ये आप कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, निम्न फिर आगे इसमें क्या है, इनका काम कर्मचारियों को चुनना, कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा। मध्य स्तरीय प्रबंधकों के दिशा निर्देशों को कर्मचारियों तक पहुंचाना। जो मिडिल लेवल के मैनेजर थे उन्होंने जो कोई डायरेक्शन दिए हुए हैं तो उनके डायरेक्शन को क्या करना है, तो उनके डायरेक्शन को नीचे के जो काम कर रहे होते हैं वर्कर्स उन तक यहाँ पर पहुंचाना। ये किसका काम है, ये सुपरवाइजर का। ये किसका काम है, ये इंस्पेक्टर का काम है, जो वहाँ पर उनके साथ जुड़ करके उनसे काम करवा रहा है। फिर कर्मचारियों में अनुशासन बनाना, क्योंकि सुपरवाइजर है, जैसे भी अगर कोई काम कर रहा होगा तो वहाँ पर लगा अरे सुपरवाइजर साहब आए, सब अपने अपने काम में शांति से लग जाइए, है ना। कर्मचारियों को सुझाव देना तथा उनकी समस्याओं को हल करना। भाई कभी अगर उस कर्मचारी को दिक्कत आई तो वो मिडिल या टॉप के पास नहीं जाएगा, वो सबसे पहले अपने सुपरवाइजर के पास जाएगा। सुपरवाइजर कौन है, तब आप यहाँ पर कहोगे कि ये फर्स्ट लाइन मैनेजर है, जो सीधा वर्कर से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। कर्मचारियों को अच्छा काम करने के लिए वातावरण प्रदान करना, आपस में एक दूसरे में मन मुटाव ना हो, आदि प्रकार की बातें यहाँ से ध्यान रखी जाएगी। काम करने के लिए जरूरी उपकरणों की व्यवस्था करना, काम करने के लिए कौन कौन से उपकरण डिवाइसेस की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था करना भी इसका काम यहाँ पर है। तो मुझे ये लगता है कि यदि अब अगर यहाँ पर टॉप, मिडाइवल और फर्स्ट लाइन के एम्प्लॉयज रिलेटेड अगर कोई बात आ जाती है तो आपका क्वेश्चन इसमें यहाँ पर गलत नहीं होगा, ये मुझे इसमें यहाँ पर पूरी उम्मीद है। ठीक, इसी प्रकार इसमें यहाँ पर एक अगर आगे की तरफ पॉइंट देखें तो जनरल पॉइंट है, मतलब बहुत ज़्यादा देखिए कुछ जगह ऐसे होते हैं कि सब जगह आपको याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट बनाना है। तो जब कॉन्सेप्ट बनाने की अगर बात आती है तो यहाँ पर प्रबंधन का महत्व उसी कड़ी में एक बार सुन लिया, और जब क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं तो उन क्वेश्चंस को जो है फिर आपको डील करना होगा, है ना। प्रबंधन का महत्व क्या है, अब ये सब सारी बातें आप इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य होंगे उनको प्राप्त करना, भाई जो भी लक्ष्य होंगे सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना, जो भी हमने गोल या ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रखे हैं उनको प्राप्त करना, टीम भावना तथा समन्वय का विकास करने में सहायता करता है ताकि संगठन के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया सके। ये चीजें केवल सुन करके आगे बढ़ने वाली बात है, याद नहीं करना है। ऑटोमेटिक आपका हो रहा इतना डेवलप हो जाएगा
कि आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे, है ना। दूसरा पॉइंट, कार्यक्षमता में वृद्धि करना। जो भी वहां पर कर्मचारी काम कर रहे होंगे उन कर्मचारियों की कार्य करने की योग्यता तथा कुशलता में वृद्धि करना, इससे संसाधनों का उचित प्रयोग होता है। भाई जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उनका बेहतर तरीके से उपयोग कब करें, तो बात आती है कि हमारे कर्मचारी कितने योग्य हैं, हमारे कर्मचारी कितने कुशल हैं, है ना। फिर आगे की तरफ अगर बढ़े तो तीसरा पॉइंट आता है, प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। प्रत्येक संगठन का प्रबंधन बदलते वक्त, देखो शब्द जब गतिशील आता है, गत्यात्मक आता है, डायनेमिक आता है, तो इसका मतलब है कि समय के सापेक्ष में यदि कोई परिवर्तन आया तो आप अपने आप को परिवर्तन जल्दी करो। यदि आप अपने आप को जल्दी परिवर्तन नहीं करोगे तो फिर आप अपने उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाओगे, है ना। तो आया ना, बदलते वातावरण के अनुसार करना होता है। प्रबंधक इन्हीं परिवर्तनों का पता लगाकर, भाई वो पहले पता लगाएगा, जोखिम, टकराव, चुनौतियों से बचने में संगठन की सहायता करता है। तो यहाँ पर जो बात आपके पास आती हुई दिखाई दी कि अगर कोई जोखिम है, यदि कोई टकराहट है, यदि कोई चुनौतियां हैं, तो संगठन की सहायता हम यहाँ पर कैसे करेंगे। तो उसने कहा कि गतिशील संगठन का निर्माण करना ये भी प्रबंधक का कहीं ना कहीं काम होता है। व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति, व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। ये कर्मचारियों को प्रोत्साहित, क्योंकि जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं, अभी अपन ने वहां पर भी उसमें पॉइंट में देखा था, तो आप सबको पता है कि यदि व्यक्तिगत उद्देश्य है तो वो कर्मचारियों से रिलेटेड है, और कर्मचारी यदि आपके साथ है तो आपके ऑब्जेक्टिव आपको प्राप्त करने में दिक्कत नहीं जाएगी। ये कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर व्यवसाय के व्यक्तिगत उद्देश्यों तथा संगठनात्मक उद्देश्यों में तालमेल बिठाता है, ताकि कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों या लक्ष्यों को बहुत स्पीड के साथ यहां पर प्राप्त कर पाए, है ना। फिर बात आती है इसमें समाज के विकास में सहायक। तो जब समाज के विकास में सहायक, तो ये भी हमने सामाजिक उद्देश्य भी वहां पर देखे थे। प्रबंध समाज के विकास में सहायता करता है। यह अच्छी गुणवत्ता वाली, क्वालिटी वाली वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध कराता है, उनको रोजगार देता है और उन्हें उनके रोजगार के अवसर प्रदान कर समाज के विकास में कहीं न कहीं यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आज इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ही इसको विराम देता हूँ, जिसमें आज की हेडिंग में प्रबंधन के उद्देश्य, इसके बाद में प्रबंधन के स्तर और प्रबंधन का महत्व क्या होता है, इन बातों को लेकर के इसमें अपने चर्चा की है। उसके आगे की टाइटल में मैं यहाँ पर प्रबंध के कार्य से आगे की तरफ बढ़ूंगा। इस बात को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।